अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं जहरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और अपने दिन का एक खूबसूरत सा एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। और आज जुम्मतुल मुबारक भी है, तो जुमे की तमाम तर रहमतें, बरकतें, फजीलतें आप सबको मुबारक हो। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं सिटी एट 10 में हम बात करते हैं आपकी आवाम की, जो आवाम का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो है महंगाई। और अब कहा जा रहा है कि पेट्रोल की चीनी के बाद अब पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई है। आपको बताएंगे कि पेट्रोल 8 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो गया है। चीनी की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। महंगाई ने इस वक्त आवाम की दी है और एक आम आदमी का एक मिडिल क्लास तबका, जो कि एक बड़ा तबका है, वो कैसे गुजारा करे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हुकूमत पे भी और आवाम भी सरापा एहतजाज है। इस हवाले से बात करेंगे और भी टॉपिक शामिल करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कराची में एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा हुआ। एक 7 साला नन्ही बच्ची जो है वो पुलिस एहलकार की गोली का निशाना बन गई हवाई फायरिंग के नतीजे में। इस हवाले से भी बात करेंगे। और शहर में डेंगू वायरस के जो केसेस हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कि मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो हुकूमत को इस हवाले से क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पर। हुकूमत ने फिर महंगाई पर पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोल की कीमत 8 रुपये 3 पैसे पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 3 पैसे इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। शहर कायद में चीनी महंगी हो गई। कीमतें दिनों में नहीं घंटों में बढ़ने लगी। होलसेल में चीनी की कीमत 1 किलो चीनी की कीमत 124 रुपये से बढ़कर 140 रुपये तक हो गई। शहर कराची में डेंगू वायरस के हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू वायरस के 46 नए केसेस रिपोर्ट हुए। जी, ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज़। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वाजिद असफ़ानी साहब, उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब, कैसे हैं आप? और हमारी जो पहली ख़बर है वो ज़ाहिर है पेट्रोल के हवाले से है। पेट्रोल की कीमत जो है 8 रुपये 3 पैसे बढ़ा दी गई है और बढ़ने के बाद अब पेट्रोल जो है वो 145 रुपये 82 पैसे का हो गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा हुआ है। मट्टी के तेल की कीमत की बात की जाए तो मट्टी का तेल 6 रुपये 27 पैसे इजाफे के बाद 116 रुपये 53 पैसे महंगा हो गया है। और मुसलसल हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ जा रहा है। हर 15-16 दिन के बाद आवाम पर यह बम गिराया जाता है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने जब कल कौम से ख़िताब किया तो उन्होंने ये बात कह दी थी कि पेट्रोल को मज़ीद महंगा किया जाएगा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। और आज सुबह जब हम उठे तो हमें पता लगा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। बात करते हैं वाजिद साहब से। जी वाजिद साहब, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने तो पहले ही कह दिया था कि अभी मज़ीद पेट्रोल महंगा होगा और हो गया। जी, जैसे पहली तारीख और 15 तारीख के बाद ये कीमत बढ़ती है, लेकिन ये वारदात कल रात ही हो गई और जब बाज़ लोगों की आंख खुली तो पेट्रोल मज़ीद महंगा हो गया। अब चूँकि वो पहले ही फरमान ये सादिर कर चुके थे कि कीमतें बढ़ेंगी, तो आवाम को उम्मीद थी कि इस तरह की चीज़ें जल्द होने वाली, लेकिन तवक्को नहीं थी कि 4 या 5 तारीख को ही इसका इजाफा कर दिया जाएगा। लेकिन आलमी कीमतें जो हैं पेट्रोल की दुनिया के दीगर ममालिक में बढ़ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन हमारी आपको पता है IMF की डिमांड है कि जब वो हमें लोन देगा उससे पहले जो चीज़ें बढ़ानी है उसमें बिजली, पेट्रोल, इस तरह की चीज़ें हैं जिससे लाजमी हुकूमत को ये करना है, वो कर रही है। सही। तो क्या समझते हैं वाजिद साहब, ये जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं, एक तरफ पेट्रोल महंगा हुआ जा रहा है, चीनी की कीमत जो कहा गया था कि 85 रुपये या 80 रुपये पर रुक जाएगी, हमने देखा वज़रा जितने भी हैं हुकूमती उन्होंने बड़े बड़े बयान दिए कि हम इसको 85 रुपये या 80 रुपये पर मेंटेन कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। मुसलसल कीमतें बढ़ रही हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो रिलीफ पैकेजेस दे रही है, तो कीमतें बढ़ाकर रिलीफ पैकेज देना ये किस किस्म की पॉलिसी आपको समझ
समझ में आती है? देखिए चीनी की कीमत की शायद आपने बात की, शायद शौकत तरीन साहब का बयान था जी, लेकिन वो शायद मेरे ख्याल में 185 रुपये कहना चाह रहे होंगे, फिर 86 रुपये के मुँह से निकल गया, क्योंकि जिस तरह से कीमत बढ़ रही है ये 160 तक अभी अगले 15 दिनों में चली जाएगी। तो रिलीफ देना आवाम को, देखें जहाँ देना चाहिए वहाँ दें। अगर यूटिलिटी स्टोर्स पे चीज़ें कम कर रहे हैं, कितने लोग यूटिलिटी स्टोर जाके चीज़ें खरीदते हैं, शहर में कितने यूटिलिटी स्टोर हैं, गांव में कहाँ इतनी चीज़ें सहूलतें वहाँ लोगों को मिल। तो महंगाई का असर तो ओवरऑल पूरी आवाम पे पड़ रहा है, चाहे वो चीनी हो चाहे वो तेल हो, और पेट्रोल और डॉलर तो बढ़ता है तो साथ साथ सारी चीज़ें भी महंगी होती हैं। हाँ। तो इससे आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। यानी इतनी यानी अभी गुज़िश्ता दिनों भी हम जब चीनी खरीदने गए तो 125-126 रुपये थी। हाँ। अभी 145 पे चले गई, होलसेल 140 है कीमत इसकी, रिटेल पे 145, बाज़ औक़ात 150 भी बिक रही है। क्या करना पड़ेगा वाजिद साहब? वो अली अमीन गंडापुर की एडवाइस पर इस पर अमल करना पड़ेगा कि चीनी के दाने कम कर दें या रोटी के निवाले कम कर दें? क्या करें? आटा महंगा है, चीनी महंगी है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, एक तरफ तो सारी अशिया खुर्दनोश की कीमतें तो महंगी हो रही है, लेकिन अलग से भी बढ़ा दी गई है चीनी की कीमत। क्या शॉर्टेज है, सही वक्त पर जो है प्रोडक्शन नहीं हो रही, क्या वजह क्या है इसकी? देखिए चीनी की कीमत तो देखें जब तक गन्ने की क्रशिंग नहीं होगी, पहले कह रहे थे कि अक्टूबर का महीना है जिसमें इसको करके और ज़ाहिर है जब मार्केट में नई चीनी आएगी तो कीमत कम होगी, लेकिन अब ये कह रहे हैं नवंबर में होगी, ज़ाहिर अक्टूबर का महीने भी गुजर गया। तो फिर दूसरी बात आपको पता है जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है, फिर हुकूमत ने जो फौजदारी एक्शन लिया है मिल्स मालकान के ख़िलाफ़ पंजाब में, लाहौर में, और जो सिंध में जो शुगर मिल माफिया है, जो डीलर्स हैं उनके खिलाफ जो फौजदारी मुकदमे बनाए हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं ये कारोबार छोड़ गए हैं। चीनी की किल्लत की बहुत सारी वजूहत हैं, इसमें मिल्स मालिकान भी हैं, शुगर माफिया जो कहते हैं कि 265 अरब रुपये का उनको फ़ायदा हुआ और साल के 10 महीनों में 67 अरब रुपये का फ़ायदा हुआ। तो अच्छा, हम ये जो शुगर मालिकान है, शुगर मिल्स मालिकान है, एक तरह से पहले भी बोल चुका हूँ कि माफियाज पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं और उनसे हुकूमत लड़ तो रही है, अच्छी बात है, लेकिन सही तरीके से डील नहीं कर पा रही है। और हुकूमत के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिल्स मालिकान के साथ मिले हुए हैं, तो उससे तबाही सिर्फ और सिर्फ आवाम पे ही बिजली कर रही है। देखें कोई मीठे इक़दाम नहीं कर सकते, एटलीस्ट मीठे बोल रहे हैं ना, मीठे बोल भी नहीं बोल रहे लोग। मीठे बोल भी कैसे बोलेंगे? चीनी महंगी हो रही है, मिठास वैसे ही कम हुई जा रही है लोगों की ज़िंदगियों से। अच्छा ये बताइए वाजिद साहब कि हुकूमत ने जो चीनी दरामद करने के हवाले से जो टेंडर थे वो रोक दिए हैं, और ये कहा जा रहा था कि अब चीनी की कीमत जो है वो नीचे आएगी, क्रशिंग का सीज़न है, लेकिन ये तो उल्टा हो गया है कि जब क्रशिंग का सीज़न है और चीनी आपकी पैदावार आपकी है, आपका गन्ना आपका है, तो उसके बावजूद हमें एक तो इंपोर्ट करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? दूसरा ये क्या इसकी क्रशिंग या प्रोडक्शन उस तरह नहीं हुई? ये भी कहा गया था कि लास्ट ईयर के मुकाबले में चीनी की जो गन्ना जो क्रशिंग है वो कम हुई है। हाँ वो भी बात आपकी सही है, लेकिन देखें इस बार थोड़ी लेट हो गई ना क्रशिंग। अच्छा। क्रशिंग वक्त पे हो जाती तो अब देखें अगर नवंबर में भी क्रशिंग होती है इस महीने, तो नवंबर में कीमतें तो कम नहीं होगी ना, कीमतें कम होते होते टाइम लगेगा, मार्केट तक आते टाइम लगेगा। और अभी 140 रुपये होलसेल पे चली गई है और गुज़िश्ता 20 दिनों में इसकी कीमत तकरीबन 20 रुपये या 16 रुपये के करीब बढ़ गई है। तो ये 160 तक आराम से चली जाएगी। यानी पेट्रोल और शुगर का लग रहा मुकाबला हो रहा है कि कौन आगे जा रहा है, और अभी ज़ाहिर है पेट्रोल आपको पता है 8 रुपये बढ़ गया है। और कल की बात करें तो कल चीनी महंगी ज़्यादा थी, तो वो आज पेट्रोल ज़्यादा महंगा हो गया। मतलब कि हम रोज़ इस पे वाजिद साहब डिस्कस कर रहे हैं। और अगर बात की जाए आम इंसान की, एक आम आदमी की, तो बड़ा ही मुश्किल है उसकी ज़िंदगी में गुजारा करना। एक होता है ना आप अपनी लग्जरीज़ को ख़त्म कर दें, जो आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो तो जो आम जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो ही पूरी नहीं हो रही, इतनी कम तनख्वाह है। और जिस तरह चीनी की प्राइसेस बढ़ रही हैं, क्या कहेंगे, कहाँ कोई आपको लगता है ब्रेक लगेगा, या इसी तरह जो आपने अभी बात की कि 85 कहीं 185 रुपये पे तो नहीं पहुँच जाएगी? देखिए ब्रेक तो हमें नहीं लगता कि हुकूमत कहीं जब हो जाती है तो महंगाई, आपको भी पता होगा कि महंगाई कम नहीं होती है। बाज़ औक़ात दूध की कीमत आप बढ़ जाती है, दूध की कीमत कम हो जाती है, लेकिन वो फिर बढ़ती ही रहती है। वक्ती तौर पर तो वो कीमत ब्रेक कर देते हैं, रोक देते हैं, लेकिन वो चीज़ें फिर आगे बढ़ती ही चली जाती हैं। अब मुझे नहीं लगता कि महंगाई कम होगी। देखिए तेल की कीमत अभी गुज़िश्ता दिनों 300 रुपये फ़ी लीटर जो ब्रांडेड तेल है वो मिला करता था, अब 400 रुपये से ऊपर तजावज़ कर गया है। 430 रुपये कहीं मिल रहा है, कहीं 440 मिल रहा है। कम से कम ब्रांडेड तेल भी जो है वो 410 रुपये 420 रुपये मिल रहा है। तो आवाम महंगाई के बोझ तले पिस चुकी है। चाहे वो देखें जो उसकी ज़रूरियात की चीज़ें, आटा, चीनी, दाल, शक्कर, ये सारी चीज़ें जो उसकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, और बाकी जो अजनास हैं वो आहिस्ता आहिस्ता महंगे होते जा रहे हैं। जो पहला सौदा एक 2 मियाँ बीवी और 2 बच्चों का 4 अफराद का कुंबा था,
जो 8 से 10 हज़ार के अंदर महीने का राशन आ जाता है वो 20 से 25 हज़ार के अंदर आ गया है। सही। और एक और बात वाजिद साहब कि एक तो महंगाई बढ़ रही है, उसके बाद हम माफियाज़ की आपने बात की कि हर कोई अपनी मनमानी रेट्स पर कीमतें बेच रहा है। और ये जो बड़े बड़े माफियाज़ हैं, ख़ासतौर पर शुगर माफिया की बात कर लें, जब वो उनकी मर्ज़ी आती है तो एकदम मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है चीनी की, उस वजह से बढ़ जाती है। दूसरा ये अपनी कीमत जो एक जो कमिश्नर है उसके पास जो रेट लिस्ट है उस पर कीमतें क्यों नहीं उस कीमत पे क्यों नहीं फ़रोख्त होती? देखिए कमिश्नर जो कराची में जो कमिश्नर्स होते हैं, जो उनके साथ असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर होते हैं, उनकी बज़ाहिर कीमतें तो वो जारी करते हैं, रेट लिस्ट जारी करते हैं, लेकिन उस पर कभी भी कोई अमल नहीं करता। आप किसी भी परचून की दुकान पे चले जाएं, दूध की दुकान पे चले जाएं या किसी भी दुकान पे जो हुकूमती रेट होते हैं उससे ऊपर ही चीज़ें मिल रही होती हैं। अगर आप मुर्गी लाएँ तो मुर्गी का जो रेट, अब तो लोगों ने वो रेट लगाना भी छोड़ दिए हैं। किसी ज़माने में कमिश्नर कराची का एक पर्चा लगा हुआ करता था जिसमें पता था कि आज के रेट क्या है। अब वो रेट लगाना भी छोड़ दिए हैं क्योंकि वो ज़ाहिर है पहले भी कमिश्नर के रेट को नहीं मानते थे। आज भी इजलास है क्या नाम है ये दूध वालों का और डेयरी फार्म वालों का कमिश्नर कराची से, लेकिन मैं नहीं समझता कि, क्योंकि देखिए ये जो दूध माफिया है ये भी बहुत, जैसे कहते हैं ना कि कराची को कंट्रोल कर रही है और पैसे के मामले में। हाँ, डेयरी फार्म्स ये भी एक अलग ही माफिया है, चाहे दूध हो गया, अंडे और हो ये गया, और ये इनको कमिश्नर मैं नहीं समझता कि कंट्रोल कर सकेंगे। सही। अच्छा, ये मैं आपसे बात कर रही थी चीनी के हवाले से, और वाजिद साहब कराची की अगर बात करें तो हम दूसरे जो सूबे हैं उसके कंपैरिजन में कराची में ज़्यादा महंगाई है, चाहे वो चीनी हो, आटा हो। आटे का जो एक 20 किलो का थैला है वो 1100 रुपये का पंजाब में मिल रहा है, कराची में 1500 रुपये का मिल रहा है। तो ये एक ही मुल्क में रहते हुए ये डिफरेंस क्यों है, इसकी वजह क्या है? देखिए बाज़ चीज़ें कराची में महंगी हैं, बाज़ चीज़ें शहर के मुल्क के दीगर शहरों में महंगी है। जैसे चीनी जो है वो कराची में आपको महंगी मिल रही है, लेकिन दूध जो है वो बाज़ औक़ात पेशावर में महंगा है, कोयटा में महंगा है। लेकिन अमूमन कराची में, चूँकि आपको पता है कि एक बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो चीज़ें यहाँ पे महंगी मिलती हैं और दीगर शहरों में जो गांव के नज़दीक शहर हैं वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलती हैं। ये बात आपकी सही है कि इस वक्त शक्कर जो है वो कराची में महंगी मिल रही है, लेकिन पेशावर और कोयटा में इससे ज़्यादा महंगी मिल रही है। अच्छा, 150 रुपये फ़ी किलो मिल रही है। तो मेरे ख्याल है वो डिमांड एंड सप्लाई के हवाले से कुछ होता होगा कि जहाँ पर शॉर्टेज है वहाँ पर महंगी हो जाती होगी, डिमांड ज़्यादा है, चीनी की अवेलेबिलिटी नहीं है, उस लिहाज से भी महंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, ज़ाहिर है रसद नहीं पहुँच पाती है, बाज़ औक़ात ट्रांसपोर्ट का इशू होता है जिसकी वजह से चीनी महंगी हो जाती है। सही। अच्छा, ये भी मुझे बताइए वाजिद साहब कि हुकूमत की पॉलिसीज़ हम देख रहे हैं, 120 अरब रुपए का बड़ा एक तारीखी पैकेज कहा जा रहा है इमरान खान साहब की जानिब से, जितने बुज़रा हैं। आटा, तेल और घी और दालों पे उन्होंने सब्सिडी दी, तो चीनी और ये इस पे क्यों नहीं दी? चीनी जो इस वक्त आसमान से जिसकी कीमतें बातें कर रही हैं। देखिए उसूलन तो देनी चाहिए थी उनको चीनी पे सब्सिडी, ज़ाहिर है जहाँ चीज़ों पे दे रहे हैं वहाँ पे चीनी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस्तेमाल की चीज़ है। लेकिन चूँकि हुकूमत के बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीनी के काम के साथ, कारोबार के साथ मुंसलिक हैं, तो वो नहीं चाहते कि उनको कोई नुकसान पहुँचे। और ये बात सबको पता है कि जितनी इस हुकूमत में ये शुगर माफिया ने, चीनी माफिया ने फ़ायदा उठाया है और किसी कारोबार ने तरक्की नहीं की है। जब भी इन पर FIA ने हाथ डाला, जब भी इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमे बनाए गए, ज़ाहिर प्रेशर बहुत था इनकी तरफ से, और ज़ाहिर है ये कुछ हुकूमती मामलात में भी इस तरह से इन्वॉल्व हो रहे थे जो हुकूमत को पसंद नहीं आ रहा था। सबको पता है कि कौन इसमें नाम थे। जी सही। हमें ज्वाइन किया है अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम ने, जो कि चेयरमैन होलसेल ग्रॉसरीज़ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अब्दुल रऊफ़ साहब, ये मुझे बताइए कि चीनी की कीमत बढ़ गई है और चीनी अभी भी जो होलसेल मार्केट है उसमें भी डिफरेंट दामों में जो है मिल रही है, कहीं 138 रुपये, कहीं 140 रुपये। क्या कहेंगे आप इस वक्त, क्या होलसेल प्राइस क्या है चीनी की? देखिए कल जो प्राइस थी 140 रुपये थी, असल में इसका प्राइस अभी फिक्स हो ही नहीं सकते। इसकी वजह ये है कि एक अफरा तफरी का माहौल हो चुका है जी, और ये अफरा तफरी का माहौल बहुत ज़्यादा हमने पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा। और अभी 140 कल थी, आज बाजार खुलेगी 11:30 बजे, तो पता नहीं क्या बाजार होने हैं। अब ये जब मिनटों और घंटों में चेंज हो जाए रेट, तो उसका तो कोई भी नहीं कह सकता कि ये रेट क्या होंगे आज, कोई भी नहीं कह सकता। डिमांड एंड सप्लाई, देखिए डिमांड एंड सप्लाई का मसला ये है कि हमारी डिमांड ज़्यादा है। जब भी ये हमारा अलमिया है कि कोई चीज़ महंगी होती है ना, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अब आप समझते हैं कि कोई, जैसे हमारे घर में हम देख लें या हम लोग खुद ही ऐसे हैं
कि जैसे चीनी बढ़ रही है तो हमने 1 किलो लेनी है, उसकी जगह हमने 2 किलो ले लेनी है कि भाई इसके रेट बढ़ रहे हैं। तो कोई जाहिर सी बात है कि ये फिर बढ़ता जाता है मामला। और जी, दूसरा मामला इसमें सबसे ज्यादा खराबी जो पैदा की गई ना, हाँ, वो मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर प्रेशर डाला गया मुख्तलिफ जगहों से कि जी जितने इदारे थे उनको शुगर मिल मालकान पे छोड़ दिया गया, मिडल मैन पे छोड़ दिया गया कि जी भाई इनको पकड़ो, इनको जो करो, ये करो, जुर्माने लगाओ। आखिर मुझे आप बताओ उससे हासिल क्या हुआ? कोई हासिल नहीं हुआ। दुनिया में तसादुम किसी चीज का हल नहीं होता है। हाँ, दुनिया में टेबल हल होता है। देखें ताजिर बरादरी है, शुगर मिल मालकान भी या मिडल मैन जो भी कह रहे हैं जो चीनी का काम कर रहे हैं, अब चीनी का काम करना ऐसा जुर्म करार दे दिया गया पिछले महीनों में कि जी चीनी के जो चेक भी लेते थे उनको भी पकड़ लिया गया। अब जाहिर सी बात है कि इस तरह का माहौल जब हम पाकिस्तान में पैदा करेंगे तो किल्लत तो होनी है। सही। अच्छा रऊफ साहब, आपने ये कहा कि जब डिमांड एंड सप्लाई का भी कहा कि जब चीनी महंगी होती है तो आवाम का एक ये तासुर हो जाता है कि चीनी मज़ीद महंगी होगी तो वो इसको स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी नहीं है। देखिए आप ज़्यादा लेने लगते हैं, डिमांड आपने कहा कि लोग ज़्यादा ख़रीदने लगते हैं और देखा जाए कि हर इतनी अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन है, हर 15-20 दिन बाद हमें पता चलता है कि चीनी की कीमतें जो है बढ़ा दी गई हैं। अच्छा, ये हुकूमत ने जो चीनी दरामद करने के हवाले से टेंडर रोक दिए हैं और कहा है कि क्रशिंग का सीज़न है, इस वजह से तो आपको लगता है कि जो अब आगे चीनी की कीमतें कम होंगी? देखें हुकूमत ने कभी भी बर वक्त फैसले नहीं किए। आप समझते हैं कि जब TCP से मुआहिदा हुआ है 1 लाख टन का, उस टाइम $526 में TCP ने 1 लाख टन चीनी दी। उस टाइम हमने ये कहा कि देखिए चीनी का शॉर्टफॉल है 4-5 लाख टन, आप प्राइवेट इम्पोर्टरों को अलाउ करते हैं बगैर टैक्स बगैर ड्यूटी के, तो आपको कंपटीशन का माहौल मिलेगा। तो वो चीनी पड़ती 85 रुपीज़ में। अब वो 85 रुपीज़ में होती जब प्राइवेट इम्पोर्टरों के पास, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन का माहौल होता। दुनिया में कहीं भी पकड़ धकड़ हल नहीं होता, कंपटीशन पैदा किया जाता है ताकि जब एक दुकानदार को 85 में मिलेगी तो कोई 140 में देगा नहीं देगा ना। तो इसी तरह माहौल अच्छा हो जाता कि ये दालों में जैसे टैक्स नहीं है, एग्जाम्पल आइटम है, इसी तरह शुगर को भी कर दिया जाए, गंदम को भी कर दिया जाए ताकि फ्री इकोनॉमी हो। ये सब्सिडी वहाँ फराहम की जाए जहाँ से रिटेल तक पहुँचे। हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि यूटिलिटी स्टोर को एक सफ़ेद आती है जिसको बंद कर देना चाहिए। आप इसका अंदाज़ा लगा लें कि होलसेल बाज़ार में अगर कोई दाल 100 रुपये की है तो यूटिलिटी पे जाएं तो वहाँ चेक करना है 150 रुपये की है। अब आप चीनी की लाइन लगा के 1-1 किलो देना चाह रहे हैं, क्या वो पूरी हो जाती है? क्या इतने यूटिलिटी स्टोर हैं कि कोई गरीब आदमी 50 रुपये का खर्च करके 1 किलो चीनी लेने जाएगा? हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। ये सब्सिडी सब बकवास है। यानी आप कह रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वहाँ पर चीनी होलसेल जो रेट्स हैं उससे भी ज़्यादा महंगी है? नहीं, मैं आपको एक हवाला दे रहा हूँ कि दाल जैसे हमारे यहाँ होती है ना होलसेल में 100 रुपये, तो वहाँ 150 रुपये। अब 2 आइटम ये कर देते हैं कि भाई तेल आपको देंगे सस्ता और चीनी आपको देंगे सस्ती। अब आप मुझे बताएं 50-60 रुपये खर्च करके कौन 1 किलो चीनी लेने जाएगा भाई? यूटिलिटी स्टोर पूरे 3.5 करोड़ की आबादी में कितने हैं कि लोगों के पास इसकी ऐसा हो कि वो पहुंच सकें? ऐसा तो नहीं है। ठीक है रऊफ साहब, ये भी मुझे बता दीजिए, ये जो शुगर माफिया है जो कि अपनी मनमानी कीमतों पे चीज़ें बेच रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी? इसकी वजह से भी तो महंगाई हो रही है और इसका जो प्रेशर है वो आवाम पर जा रहा है, आवाम ही पिस रही है, आवाम ही भुगत रही है। देखिए आवाम तो करोड़ों अरबों रुपए का रोज ही बर्दाश्त कर रही है। आज पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, आप बताएं कि कौन सा रिलीफ मिल रहा है? अब रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ तो उससे क्या होना है भाई? कुछ नहीं होना है। कोई भी मैकेनिज्म बनता है ना तो स्टेक होल्डरों को शामिल किया जाता है कि जी इसका लाए अमल क्या बना है।
अब आप बोल रहे हैं शुगर मालकान जो हर दर में चलाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी डिमांड सप्लाई पे बात आ रही है कि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो वो तो अपनी मनमानी कीमत बेचेंगे ना। जब एक चीज़ अवेलेबल नहीं है, कम तादाद में है, तो क्या करेंगे वो? इसी तरह सर लेकिन चलेगा। एक रेट लिस्ट होती है ना, ऐसे अपनी मनमानी कीमतों पे हर कोई इंसान तो नहीं ये चीज़ें फ़रोग कर सकता। बहुत शुक्रिया, रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके बाद बात करेंगे कमिश्नर कराची, और आपको बताएं कि डेयरी फार्म एसोसिएशन का आज इजलास हुआ और उसके अंदर क्या बात हुई। दूध की कीमतें बढ़ाने के हवाले से बातचीत हो रही थी, क्या कोई ऐसा फ़ैसला हुआ है कि कीमतें नहीं बढ़ेंगी, इस हवाले से हम आपको आगाह करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और चलेंगे अपनी अगली ख़बर की जानिब। आपको बताएंगे कि दूध की कीमतों के हवाले से कमिश्नर कराची ने जो है वो जितनी डेयरी फार्म्स एसोसिएशन है उनको तलब किया है और आज इजलास होगा और दूध की कीमतों का तयन होगा। इस हवाले से इजलास रखा है। कल भी इजलास हुआ था लेकिन कोई उसमें वाज़े तौर पर कोई चीज़ सामने नहीं आई है कि दूध की कीमतें बढ़ाई गई हैं या नहीं, कि अभी फ़िलहाल जो दूध है वो 130 रुपये फ़ी किलो फ़ी लीटर मिल रहा है। वाजिद साहब से बात कर लेते हैं। जी वाजिद साहब, आज इजलास रखा है, दोबारा बुलाया है कमिश्नर कराची ने, तो आपको लगता है कि इस इजलास का कोई फ़ायदा होगा या ये हम हमेशा देखते हैं कि दूध भी एक माफिया है, अपनी मनमानी कीमतों पे वो लोग जो जब दिल चाहता है बेच रहे होते हैं, जब दिल चाहता है कीमतें बढ़ा देते हैं, तो अब क्यों ज़रूरत पड़ गई उन्हें कमिश्नर कराची के और इस इजलास की? क्योंकि देखिए इन्होंने इसकी कीमत 150 से ऊपर मुकर्रर कर दी थी, 155 के करीब मुकर्रर कर दी थी और बाज़ शहर के इलाकों में ये महंगा दूध बिक रहा है। और जब ये शिकायत कमिश्नर साहब तक पहुंची तो उनको ख्याल आया कि इस हवाले से भी एक इजलास तलब कर लेना चाहिए। लेकिन हमने अब माजी में देखा है कि कमिश्नर साहब जब भी कोई इस तरह का इजलास मुकर्रर करते हैं या कोई रेट के हवाले से कोई कार्रवाई करते हैं, उस पर कोई अमल नहीं होता। वो अपना एक रेट तो मुकर्रर कर देते हैं लेकिन मार्केट में वो उनके हिसाब से रेट नहीं मिल रहा होता। दूध का भी ऐसा ही है। देखिए ये डेयरी फार्म से होता है होलसेलर्स के पास, फिर होलसेलर्स के बाद रिटेलर के पास जाता है। और उनकी 2-3 एसोसिएशन है, डेयरी फार्म एसोसिएशन की जो कराची है और एक ओवरऑल डेयरी फार्म एसोसिएशन है। इसके अलावा एक कैटल फार्म एसोसिएशन की भी एक तंजीम है। ये एक पूरा होलसेल एसोसिएशन के साथ मिलके सारा गेम बनाती हैं और अगर कोई रिटेलर इनकी कीमत पे नहीं लेता दूध और मना कर देता है, चाहे वो कम बेचना चाहता हो ज़्यादा, तो ये इसको फ़रोख्त करना बंद कर देती हैं। फिर वो सारा दूध जो है वो उस दुकान वाले का जो दूध है वो ली मार्केट पे जाके बेच देती हैं। तो ये जो रिटेलर जो हमारे गली मोहल्ले में दुकानों में जो दूध वाले बैठे हैं, ये भी मोहताज हैं इन एसोसिएशन के कि वो जिस कीमत पे बेचेंगी वो उन्हें उसी कीमत पे फ़रोख्त करना पड़ेगा, यानी उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के। कमिश्नर साहब बेशक बुला लें लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग माफिया है जो डेयरी फार्म्स वाली है, इनके सामने कमिश्नर कराची भी कुछ नहीं कर सकते। अगर उन्हें 170 रुपये अगर फ़र्ज़ करें रेट मुकर्रर किया और कमिश्नर साहब 135 या 138 कर रहे हैं, तो वही वाली बात होगी कि बीच में कोई ऐसा फार्मूला निकाल लिया जाएगा। उन्होंने बहुत ज़्यादा डिमांड की है, उन्होंने बहुत कम की है और 150-155 में जाके मामला तय होगा। लेकिन सारी मुसीबत वही है कि अवाम फिर पे ही ये वाला बोझ पड़ेगा दूध की कीमतों का। तो आपको लगता है वाजिद साहब की जो डेयरी एसोसिएशन है ये आवाम की कुछ हालत को मद्देनज़र रखेगी, क्योंकि जिस कदर महंगाई है, अगर दूध भी महंगा हो जाएगा तो किस तरह से फिर गुजारा होगा आवाम का? देखिए वैसे जो डिब्बे का दूध है आपको पता है वो ज़्यादा महंगा है और बनस्पति ये ज़्यादा दूध इस्तेमाल किया जाता है। गरीब अवाम बाड़े का जो दूध होता है आपको पता है हमारे यहाँ ज़्यादातर जो पब्लिक है मोस्टली वो यही दूध इस्तेमाल करती है। गरीब जो अवाम है वो अमूमन डिब्बे के दूध को इग्नोर करके, क्योंकि वो महंगा होता है और ये दूध ज़्यादा इस्तेमाल करती है। लेकिन इनके ख़िलाफ़ पहले भी मुसाबकती कमीशन ने कार्रवाई करने के हवाले से हुकूमत से कहा था कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। जब जून में इन्होंने कीमत इसकी बढ़ा दी थी दूध की बहुत ज़्यादा, उस वक्त भी ये एक तहकीकाती टीम बनी थी जिसने फैसला किया था कि इस सारे गेम के पीछे जो ये डेयरी फार्म एसोसिएशन, कैटल फार्म एसोसिएशन हो ये है, इनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की तो आगे जाके ये दूध में मज़ीद इजाफा कर सकेंगे। अगर ये जून में उनकी अच्छा, जब इन लोगों से बात की जाए वाजिद साहब, ये जो डेयरी फार्म्स एसोसिएशन वाले ये कहते हैं हमारा भी गुजारा नहीं है, इतनी महंगाई है और हमें बढ़ाना पड़ता है, तो ये इनकी बात वैलिड है या नहीं? देखिए किसी हद तक कुछ बात तो समझ में आती है कि देखिए जब हर चीज़ की कीमत बढ़ी है, चारा महंगा हो गया भैंस का, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो महंगी हो जाती है जिससे इनको असर पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन है, बिजली का है, बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी हद तक तो समझ में आती है। लेकिन अंधी धुन
नहीं बढ़नी लेकिन चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जो दिल चाहे जो आप, दिल चाहे, ज़ाहिर मनमानी नहीं है करनी एक प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी जो होती है, जो चीज़ों की प्राइस को डिटर्मिन करती है, तो वो भी कुछ ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर ही करती होगी जो कमिश्नर कराची के पास रेट लिस्ट आती है। जी बिल्कुल ऐसे ही। देखें, आवाम की सैलरी तो बढ़ नहीं रही है, जो उसकी आमदनी है वो तो उतनी की उतनी है। कई सालों से महंगाई बढ़ती जा रही है। वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर 4 अफराद की कुंबे का अगर राशन 8 से 10 हज़ार में आ रहा था, वो 25 से 30 हज़ार पे पहुँच गया। और अगर वो ऊपर से किराए के मकान पे रहता है तो उसका गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। बाज़ लोगों ने तो अपने बच्चों को स्कूल से उठा लिया, नहीं भेज रहे हैं, कुछ वैन की फ़ीस अदा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इस वक्त सही वाला जो बोझ है वो शहर के अवाम पे पड़ रहा है। और पहली बार ऐसा हुआ है तारीख में कि इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है जिससे अवाम बिलबिला उठे। तो सही, बिल्कुल आपने सही कहा, हर चीज़ ही महंगी हो रही है, चाहे वो पेट्रोल हो, चीनी हो, दूध हो। चलेंगे अपनी अगली जानिब, आपको एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर देंगे कि एक नन्ही बच्ची 7 साला जो कि एक शादी की तकरीब में पुलिस एहलकार की गोली का निशाना बन गई हवाई फायरिंग के नतीजे में। और बच्ची जो है वो 7 साल की उसकी उम्र थी, वो जाँ बहक हो गई है। इस तरह के वाक़यात हम अक्सर देखते हैं कि शादियों की तकरीब में हवाई फायरिंग होती है, या कोई 14 अगस्त है या कोई और फंक्शन है, कोई ऐसा इवेंट है, तो वहाँ पर इस तरह हवाई फायरिंग की जाती है। अगर एज़ पर लॉ देखा जाए तो ये इलीगल है, किसी को अलाउ नहीं है इस तरह से हवाई फायरिंग करना। लेकिन उसके बावजूद, और अफसोस की बात है कि एक पुलिस एहलकार यानी जो कानून नाफिज करने वाले लोग हैं, अगर वही कानून तोड़ेंगे तो फिर एक आम आदमी क्या करेगा। वाजिद साहब, बड़ी अफसोस की बात, एक नन्ही बच्ची 7 साल उम्र उसकी, और वो पुलिस एहलकार की गोली का निशाना बन गई। हवाई फायरिंग जो कि शादियों में अक्सर हम देखते हैं। देखिए, ये तो हमारे यहाँ का ट्रेंड है पाकिस्तान का कि अंधाधुंध फायरिंग। शादी में तो समझते हैं कि हमारा हक है फायरिंग करना, और जब पुलिस एहलकारी कानून को तोड़े, ज़ाहिर है हवाई फायरिंग कोई कानूनी तौर पर नहीं जायज़ है, तो पुलिस एहलकारी जब कानून तोड़े तो फिर आवाम क्या करेंगे, आवाम भी उसको फॉलो करेंगे। और देखें उससे क्या हुआ, एक 7 साल की बच्ची जो पहली क्लास की तलबा थी, सादिया नीर, वो कल जहाँ बाग हो गई। कल मैंने उसकी तस्वीरें देखी, इतनी मासूम बच्ची, प्यारी बच्ची, वो सूट में, रेड सूट में थी। अब उसकी तस्वीर भी शायद आज होगी, लेकिन इसके ज़िम्मेदार देखें जो शादी के घर वाले हैं वो भी ज़िम्मेदार हैं। ठीक है, दूल्हा के दोनों भाई उसमें नामजद मुकदमे में, एक भाई को गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस वाले को भी गिरफ्तार कर लिया है जो सुल्तान बाजार थाने का जिससे इसका ताल्लुक है। लेकिन अगर उसको सज़ा भी हो जाए तो क्या वो बच्चे तो वापस नहीं आ सकते ना। तो ये हमें ऐसी, जब तक हम कोई बहुत सख्त कार्रवाई नहीं करें, उसको हम लटका नहीं दें। इस ज़ाहिर है तो इक़दाम कत्ल का केस है और पर्चा भी इक़दाम कत्ल का ही कटा है उसमें, तो जब तक मामला सुधरेंगे नहीं। हम क्या करते हैं, कोई सिक्योरिटी फोर्सेस वाला गिरफ्तार हो जाता है किसी कत्ल में, अमल केस का आपने देखा, तो रिक्शे में बैठी थी बच्ची, जा रही थी, फायरिंग से कत्ल हो गई, उसके बाद अमल केस का कानून भी बना। जब तक आप इन लोगों को, 2-4 लोगों को लटकाएंगे नहीं ना, जब तक ये लोग काबू में नहीं आएंगे, इस तरह की हरकतें करते रहेंगे। सही। और वाजिद साहब, यह कोई पहला वाक़या नहीं है कि इस तरह हवाई फायरिंग हुई और कोई शहरी उसमें जाँ बहक हो गया। उससे पहले भी हम ऐसे वाक़यात देख चुके हैं, लेकिन सख्त कार्रवाई नहीं होती इन लोगों के ख़िलाफ़, तभी जो है ये इस पर जो कानून है इस पर अमल दरामद नहीं होता। अभी आप क्या समझते हैं, क्या सज़ा होगी इस पुलिस एहलकार की, और जो लोग जो उस शादी में जिन्होंने इनवाइट किया था, और उन लोगों के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि जो उन्होंने ऐसे वाक़यात में दूल्हा को छोड़ दिया जाता है, दूल्हा के भाई या वालिद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप दें सज़ा, आप जेल में डालें, 2, 4, 6 दफ़ा जब आप लोगों को जेल में डालेंगे तो जो शादी वाले हैं वो ख़ुद इस चीज़ से अवॉइड करेंगे कि इस तरह की कोई चीज़ ना हो, फायरिंग ना हो। इस क्योंकि देखें, ये तो आम तौर पर हमारी असला आम है, नाजायज़ असला बहुत सारा ऐसा है, गैर कानूनी असला जो हर तकरीबन ज़्यादातर घरों में रखा हुआ है, वो अपनी ताकत दिखाने के लिए, पावर दिखाने के लिए, शो के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। एक यानी पुलिस तो हमारी अंधाधुंध फायरिंग के लिए मशहूर है। एक ऐसे कहना नहीं चाहिए, एक लतीफ़ा सा है कि एक अंधा जाता है पुलिस स्टेशन, वो कहता है कि मुझे आप नौकरी दे दें, तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम तो अंधे हो, तुम्हें हम नौकरी देंगे, तुम हमारे साथ क्या करोगे? उसने कहा जब आप अंधाधुंध फायरिंग करेंगे ना तो उस वक्त मैं काम आऊँगा। तो पुलिस हमारी मशहूर है अंधाधुंध फायरिंग के लिए, और ये इसका एक सबूत कल वो पेश आया कि एक उसने हवाई फायरिंग की और देख रहा है कि बच्चे बैठे हैं, पब्लिक बैठी है, और बच्चे की गर्दन पे वो गोली लगी और सर से निकली। सोचें क्या हाल होगा उसके माँ बाप का, क्या हाल होगा, और जो नुकसान हुआ है ये वाकई ये इसको मतलब रिकवर नहीं हो सकता, ऐसा लॉस है ये। और हमें ये देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि जो जिस तरह से, चाहे वो पुलिस एहलकार हो, ये तो पुलिस एहलकार था, लेकिन जो आम लोग भी जो शादियों की तकरीब और जो इवेंट्स में फ़ायरिंग कर रहे होते हैं, उनको ये एहसास होना चाहिए कि उनकी इस हरकत से किसी का कितना बड़ा जानी नुकसान हो सकता है, और उनके लिए भी ये नुकसानदेह है। उनकी जो लोग आए हुए हैं शादी में, आपके अपने घर वाले उसका निशाना बन सकते हैं, उसकी जद में आ सकते हैं। तो ज़रूर इस बात को सोचिए। मज़ीद बात
बात करेंगे, कुछ और टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे अगले सेगमेंट में। बहुत शुक्रिया वाजिद साहब आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। एक ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक पे आने के बाद कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। बात करेंगे डेंगू वायरस के हवाले से। आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिंध भर में जो हैं वो 63 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई है, जिनमें से 46 का ताल्लुक़ कराची से है। हम देख रहे हैं रोज़ाना जो डेंगू के केसेस हैं उसमें इजाफ़ा हुआ जा रहा है और इस वजह से एक कहा जा रहा है कि जो महकमा सेहत या जो एक्सपर्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, कि ये भी एक वबा की सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है और अगर इस पर काबू नहीं पाया गया अभी तो मामलात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। जी वाजिद साहब, डेंगू वायरस मुसलसल आज हमने देखा आज कराची में ही खाली 46 केसेस रिपोर्ट हुए नहीं। जी देखें, जो जैसे जैसे सर्दियों का सीज़न बढ़ता जाता है डेंगू के आपको पता है मर्ज़ में इजाफा होता जाता है, क्योंकि अमूमन ये सर्दियों में ज़्यादा फैलता है। लेकिन खुशकिस्मती ये कराची वालों की और सिंध वालों की कि पंजाब या KPK में बहुत ज़्यादा इस वक्त डेंगू का मर्ज़ फैला हुआ है। ख़ासकर इस्लामाबाद में इस वक्त ज़ोरों पर है, कराची में फिर भी कम है, लेकिन फिर भी अक्टूबर से ज़्यादा नवंबर जैसे जैसे आ रहा है और ये फैलता जा रहा है। जैसे आपने बताया 40 लोग इसमें अब तक कराची में इसमें जो है केस रिपोर्ट हुए हैं, सिंध में ओवरऑल 63 हुए हैं। कराची चूँकि बड़ा शहर है इसलिए इसमें यहाँ पे आबादी भी ज़्यादा है, 2.5 करोड़ के करीब आबादी है, तो मरीज़ों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन इसके लिए कल हम जब गए थे जिन अस्पताल और हमारे वहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल से बात हुई थी, उन्होंने कहा इसका हल एक ही है। देखें, आप जितनी एहतियाती तदबीर करेंगे उसका आपको फ़ायदा होगा। जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है, जिस तरह हमने कोविड में देखा, वही लोग ज़्यादा इसमें मुतासिर होते हैं। उसका देखिए 2 वक्तों पे निकलता है, तुलुए आफ्ताब के वक्त और गुरूब आफ्ताब के वक्त। उस वक्त आप एहतियात करें, स्प्रे का इस्तेमाल ज़्यादा करें। घर में अगर आपके पास दरख्त पौधे हैं तो उन पर स्प्रे करें, पानी खुला हुआ कम रखें। इस तरह की चीज़ें आप थोड़ा अगर अपने एहतियाती तदबीर करेंगे तो आप डेंगू से बच सकते हैं। सही, ये तो आपने कहा वाजिद साहब कि हमें एहतियात करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा काम है ना जिनको निकलना पड़ता है फजर के टाइम या जो मगरिब का टाइम है जब सूरज जो है गुरूब हो रहा होता है, उस वक्त भी ये हमला करता है, तो वो बेचारे तो मजबूर हैं। अब वो क्या करें अब, लेकिन हुकूमती सतह पर क्या ऐसे जो है इक़दाम करने की ज़रूरत है जिससे इस मर्ज़ पर काबू पाया जा सके। लेकिन जो डेंगू का लार्वा है अगर वो बनने से रोके, जैसे पंजाब में आपको पता है बाज़ जगह ऐसे है जहाँ पे डेंगू का जो मच्छर है, मादा मच्छर होता है, वो बहुत तेज़ी से फैलता है और उस तरह की जो पानी है उसका लार्वा है जो वो कई जगह पाया भी जाता है। लेकिन कोशिश करिए सिंध हुकूमत को, कराची को, यहाँ पे इस तरह की चीज़ें ना फैलें, उसको कंट्रोल करें, स्प्रे वक्त पे वक्त करें। और जो उनकी टीमें हैं वो इसका जायज़ा लें कि डेंगू का मर्ज़ यहाँ पे पनपने ना पाए। और अपने तौर पर ज़ाहिर हॉस्पिटल्स वगैरह पर इक़दाम किए हुए सरकारी तौर पर, प्राइवेट तौर पर भी किए हुए हैं, लेकिन एक फिर भी ख़ुद घरों पे लोगों को एहतियात करना चाहिए। अगर वो रात में जिस तरह आपने बताया बाहर निकलते हैं तो कोशिश करें कि अगर वो शर्ट पहन रहे हैं तो खुली हुई आस्तीन की शर्ट पहने, लंबी शर्ट पहने, हाफ शर्ट्स ना पहने। वैसे भी अमूमन सर्दियों में ये जो है चीज़ें शॉर्ट शर्ट्स वगैरह कम ही पहनी जाती है, लेकिन इसका इलाज भी सबको पता है क्या है। पपीते का जूस आप पिएँ, नीम गर्म पानी शहद में ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आपके जिस्म में तेज़ बुखार होता है, अगर आपको ठंड लगती है, तो ये इसका इलाज है जो पहले कई साल से लोगों को पता है। सही, बिल्कुल सही आपने कहा वाजिद साहब के जो लोग देख रहे हैं वो जितनी एहतियात कर सकते हैं कर ले। कहते हैं ना कि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। और अगर आप अपने घरों में पानी ख़ास तौर पे जो बाल्टियों में और एसीज़ का जो पानी जमा करके रखते हैं वो साफ़ पानी होता है, उसी के ऊपर ये जो है मादा मच्छर जो है वो परवरिश पाता है। तो इसको देखें और ख़ास तौर पे जो लोशंस होते हैं ऐसे जो आपको मॉस्किटो बाइट से बचाते हैं उसका इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे बच्चों के हवाले से। मज़ीद बात करेंगे, चलते हैं अपनी अगली ख़बर की जानिब में। आपको बताएंगे कि मशहूर टर्किश ड्रामा अर्तुगरुल के 2 फेमस जो कैरेक्टर हैं तुर्गत और बामसी, वो इस वक्त कराची के दौरे पर हैं और कराची में ख़ास तौर पर मेहमान नवाज़ी के हवाले से उन्होंने कराची वालों को बहुत ज़्यादा सराहा है। उन्होंने कराची में स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के हेडक्वार्टर का दौरा भी किया है। इस किस्म के स्टार्स का पाकिस्तान में आना और फिर
जो है वो पाकिस्तान को सराहना, उनकी मेहमान नवाजी को सराहना बेशक हमारी एक पॉजिटिव इमेज जो है दुनिया भर में जाती है। इस हवाले से बात करते हैं। जी वाजिद साहब, काफ़ी सराहा है उन्होंने जो पाकिस्तान वाले हैं उनकी मेहमान नवाजी को। इससे पहले भी हमने देखा कि टर्किश के जो मारूफ अर्तुगरुल ड्रामे की जो स्टार्स हैं वो आते रहे हैं पाकिस्तान। लेकिन ये 5वां सीज़न इस वक्त सरकारी टीवी पर चल रहा है और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सीरीज़ है और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ चुका है। अच्छा, चूँकि गुज़िश्ता साल रमज़ान से ये ऑन एयर हो रही है और चांद रात से रमज़ान की ये PTV पे नाज़रीन नशरियात होते रहते हैं। मैं खुद इसका 4 सीज़न देख चुका हूँ, 5वां सीज़न देख रहा हूँ। ये इतने बड़े स्टार हैं दुनिया में, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा शोहरत जो मिली है, यानी दुनिया में उनको मिली है सबसे ज़्यादा ये मकबूल पाकिस्तानी जो सरकारी टीवी पे जब ये चैनल शुरू हुआ, लेकिन जो TRT का अपना चैनल है, जो YouTube चैनल है, उसकी सब्सक्राइबर है 1.45 करके, यानी कोई 15 लाख के करीब उसके सब्सक्राइबर हैं। जो TRT का जो टर्किश ड्रामे का अर्तुगरुल का जो YouTube चैनल है उसके कोई 2.56 समथिंग सब्सक्राइबर है, यानी कोई 25 लाख के करीब। लेकिन जो PTV का जो YouTube चैनल है उसकी 16.7 यानी 1 करोड़ 70 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं और उसकी पहली एपिसोड भी इतनी ज़्यादा हिट हुई है जो TRT की तारीख में कभी भी नहीं देखी गई है। तो पाकिस्तान में ये इतने पॉपुलर हुए हैं, ख़ासकर जो उर्दू ज़बान में, और ये इंडिया में बहुत हमारा ये यूट्यूब चैनल का देखा जाता है। तो इनको असल में वजह ये हैरान हो गए जब पाकिस्तान में पहली एपिसोड ऑन हुई कि इतनी ज़्यादा मिली। तभी इनके आपने देखा कि पाकिस्तान में जितनी भी मार्केटिंग कंपनीज हैं, उन्होंने चाहे अर्तुगरुल इनका हीरो हो या उसकी जो मेन कैरेक्टर हलीमा थी वो हो, या ये तीनों के अफराद जो हैं जैसे बमसी और तुर्गुत आए हुए हैं, जबकि तीसरे जो थे इनकी दुआन, ये तीन जो थे तुर्गुत के साथ कैरेक्टर हुआ करते थे जिन्होंने बहुत शोहरत हासिल की। इसके अलावा भी बहुत सारे अदाकार हैं जिन्होंने बहुत शोहरत हासिल की, लेकिन तुर्गुत और बमसी का यहाँ पे आना बड़ी बात है। सही आपने कहा। और वाजिद साहब, वो लोग जो कि पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं कि सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, और उनके मुंह पर ये एक तरह से तमाचा है, क्योंकि हम देख रहे हैं मुसलसल अर्तुगरुल की जो स्टार्स हैं वो एक के बाद एक पाकिस्तान के दौरे पर आते रहे हैं और यहाँ की तारीफ़ भी की है उन्होंने और बहुत सारे कमर्शियल्स भी उन्होंने हमारे साथ किए। हाँ, देखिए उनका फ़ायदा तो है यहाँ पे आने को, उनको एडवर्टाइजिंग में उनको बहुत काम मिल रहा है, मॉडलिंग बहुत मिल रही है, बहुत सारे कमर्शियल में वो काम कर रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ वो अटैच हो चुके हैं, पाकिस्तानी ब्रांड के साथ, जो उनको मुँह मांगे पैसे दे रहे हैं। ख़ासकर जो आपको पता है हमारे जो बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सारे, चाहे इस्लामाबाद में हो चाहे कराची में हो। ठीक है, एक वाक़े को इस तरह साल हो गया था कि इस्लामाबाद में एक सामने बुलाया था, वो एक खुद चीटर थे और उन्होंने अर्तुगरुल से डील की, उसके बाद वो पैसे उसको नहीं दिए, तो उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वो बहुत बड़े एक तरह से स्मगलर टाइप के आदमी थे, लेकिन खैर एक बुरा। अच्छा, ये मुझे बताइए वाजिद साहब, आपने देखा है अर्तुगरुल ड्रामा, क्योंकि इतना फेमस रहा है और एक हिस्ट्री भी है मुसलमानों की, तो ये बताइए कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? देखिए उसमें सारे ही कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं, अर्तुगरुल से अच्छा कोई कैरेक्टर नहीं है। खासकर देखें जो PTV पे ऑन एयर हुआ है उसमें डबिंग इतनी क्लास की हुई है। जो इनके डायरेक्टर हैं खुर्रम जमशेद, जिनकी हदायतकारी में सारा काम चल रहा है, उसमें जो सदाकार हैं वो बहुत बड़े हमारे ब्रॉडकास्टर हैं। खासकर जिसने नोयान का कैरेक्टर अदा किया है कराची में, जो उर्दू इसकी डबिंग है, उसका नाम है अतहर रज़ा अजनबी के नाम से बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर वो RJ रहे और सीनियर RJ हैं, उनका बड़ा काम है इसमें। इसके अलावा जो उसमें हलीमा का किरदार है वो खुद ऑलरेडी आपको पता है एक PTV एक न्यूज़ एंकर हैं। इसके अलावा जो अर्तुगरुल का किरदार है उसमें इब्तिसाम जो कर रहे हैं वो रेडियो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। जो उसमें जो उनके बुज़ुर्ग बनते हैं, जो बाबा जी बनते हैं, वो शमशाद भाई, बहुत बड़ा ब्रॉडकास्टिंग है, दुनिया का नाम है, कई कुरान मजीद उनकी डबिंग में मौजूद है। इस तरह सारे कैरेक्टर्स बड़े बड़े। हाँ, ज़ाहिर है जब डबिंग आप कर रहे हैं इतने बड़े ड्रामे की, तो हमारे पास ज़ाहिर है किसी टैलेंट की तो कमी नहीं है। इससे पहले भी हमने टर्किश ड्रामे आए और उसकी डबिंग और उसमें एक्टिंग का आपको ज़ाहिर है वो जो डिलीवरी होती है वो अंदाज़ बहुत ही ज़बरदस्त था। बहुत शुक्रिया वाजिद असवानी साहब, आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। कुछ और जो टॉपिक्स हैं उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और चलेंगे अपने अगले सेगमेंट एक दिन एक नेकी की तरफ, और आपको बताएंगे कि आज मुफ्ती अहमद अली हमें हया के हवाले से क्या पैगाम देने वाले हैं। आइए देखते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आज का मेरा मैसेज ये है, मेरी बहनों, मेरे भाइयों,
अपने अंदर हया को पैदा कर लो, अपने अंदर हया को पैदा कर लो। अपने बच्चों को भी हया की दावत दो। हया किसे कहते हैं? हया उस खुलुक को कहा जाता है कि जिसके आ जाने के बाद ईमान के बाकी शोबों पे अमल करना आसान हो जावे। आज इस उम्मत के नौजवानों में, बच्चियों में, हमारी बेटियों में हया ख़त्म हो गई। जब तक हया थी तो बड़ों की कदर भी थी। इसी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हया वाला शोबा दोबारा ज़िंदा कर लो। इसमें दुनिया आखिरत दोनों की कामयाबी है। अल्लाह मुझे भी आपको भी हया वाला शोबा अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया मुफ्ती अहमद अली जो आपने पैगाम दिया, और जो लोग देख रहे हैं मेरे ख्याल है सबको इस पर अमल करने की ज़रूरत है। और चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की जानिब। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुनामी से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद ही यही है कि सुनामी से होने वाले ख़तरात और के बारे में आगाही देना है, और उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए वो बताना है। आपको बताएं कि अगर गुज़िश्ता 100 सालों की बात की जाए तो गुज़िश्ता 100 बरस में सुनामी की वजह से जो है 2,60,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो इस बेरहम पानी की वजह से इसका निशाना बने। और अक्सर साहिली इलाकों में रहने वालों को ये ख़तरा रहता है कि सुनामी या जो समुद्री तूफ़ान है वो खुदा न खास्ता आ जाए, तो क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। और कराची की बात करें तो कराची क्योंकि साहिली पट्टी पर है, और अक्सर हम सुनते हैं कि समंदर में तूफ़ान जो है वो बनता है, लेकिन अल्लाह का ख़ास करम है कराची वालों पर कि कभी इस तरह की कोई नागानी आफत अभी तक कराची पर नहीं आई है। तो इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अमीर हैदर साहब ने, जो कि डायरेक्टर हैं सुनामी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर ये मुझे बताइए कि अक्सर जो साहिली इलाकों पे रहने वाले लोग हैं, या कराची की बात करें जो कि साहिली पट्टी पर है, तो इस तरह के तूफ़ान, समुद्री तूफ़ान और सुनामी का ख़तरा रहता है। तो पहले तो मुझे बताइए कि ये है क्या सुनामी, क्योंकि अक्सर लोग इससे इतना फेमिलियर नहीं हैं। बिल्कुल, देखिए ये सुनामी जो है वो एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब ये है अंग्रेजी में बैड वेव, मतलब खराब लहर। आप अगर उर्दू में जाएं तो एक बुरी लहर जो लोगों को तबाह कर देती है, तो इसलिए इसको सुनामी कहा जाता है, जो जापानीज वर्ड है। जी जी जी, सही। तो सर ये बताइए कि सुनामी के हवाले से आज जो है वो अवेयरनेस, आगाही का दिन मनाया जा रहा है, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको मद्देनज़र रखना चाहिए, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि साहिली इलाकों के करीब रहते हैं, या वो लोग जिनका काम समंदर में है, जैसे माहीगीर हो गए, इसके अलावा जो बहरी जहाज़ पर जो माल आता है, सामान आता है, तो सारी चीज़ों के हवाले से, क्योंकि आज का दिन ही आगाही का है, क्या आप कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, इस वक्त दुनिया तमाम जितने भी समंदर के करीब मुल्क रह रहे हैं, बल्कि WMO ने भी सुनामी डे का जो है बैनर लगाया हुआ है, और हमारे सेंटर में भी जो है सुनामी के हवाले से अवेयरनेस डे जो है वो मनाया जा रहा है। तो हमने कुछ ड्रिल भी कराई हैं 28 को, ताकि रेडी गोट में शायद आपके चैनल से गया, ऑन एयर भी हुआ था, अवेयरनेस के क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। बहरहाल फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि बेसिकली ये जो सुनामी है वो एक बड़ा ज़ुल्ज़ला आता है जो समंदर में, उसकी वजह से एक बड़ी लहर पैदा होती है जो कि तबाही का सबब बनती है उन लोगों के लिए जो कोस्टल बेल्ट यानी समंदर के करीब रहते हैं, जिसमें हमारे पास मुल्क में है जीवानी से शुरू करें तो पसनी और कवादर, उर्मारा, लेकिन इम्पॉर्टेंटली कराची जो हमारा एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल सिटी है, और दूसरा ये कि यहाँ पर बड़ी बड़ी
आपको पता है कि इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे समंदर के करीब डेवलप की गई हैं। इसके अलावा हमारा सी पोर्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंटली मतलब बहुत ही महंगी चीज़ें वहाँ पर मतलब मैं कहूँ कि शिप आते हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें वहाँ पर ट्रांसपोर्ट होती हैं। दुनिया की सबसे यानी कीमती जगह जो होती है वो सी पोर्ट होती है। तो दुनिया में ये देखा गया है, जापान के जो अर्थक्वेक 2011 में मार्च में आया था तो उसमें भी यही देखा गया है कि वो जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। शिप जो है वो ऑन लैंड हो गए और पानी जो है वो तमाम गाड़ियों को, जहाज़ों को लेकर डूब गया, मतलब इस तरह जो है वो डुबाता गया। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास भी यही फिनोमेना के लिए हम तैयारी, क्योंकि आज सुनामी डे है तो हम आज से इसकी तैयारी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए जो है वो उससे ज़िंदगी बच सकती है। इसकी एग्जाम्पल मैं तैयारी की ये दूंगा कि अगर आप बात करें इंडोनेशिया के 2005 के जो 5 मतलब आया था, सुनामी इंडोनेशिया में आया था तो तकरीबन 2.5 लाख लोग मर गए थे तकरीबन 13 मुल्कों में ना। तो कहने का मकसद ये है कि उसी किस्म का सुनामी फिर जापान में आया तो सिर्फ 20,000 लोग की डेथ हुई। तो इसका मकसद ये था कि सिर्फ तैयारी की जो है वो जरूरत होती है। सही। तो अमीर साहब मुझे ये बताइए कि खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी आफत आती है, कुदरती आफत आती है, तो इससे निपटने के लिए पाकिस्तान का क्या किरदार है? जो PDMA कराची का ख़ास तौर पे बात की जाए, पाकिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसका क्या किरदार है? और क्या अगर ऐसी सूरत हाल अल्लाह ना करे कभी हो तो क्या क्या चीज़ें हैं जो जिसको मद्देनज़र रखना चाहिए? उस हवाले से भी रोशनी डालें। देखिए PDMA जो है वो बहुत ही, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अब ये 14 सायरन लगाने का प्रोग्राम बनाया है जो सिंध कोस्ट पे होगा। और जिससे हम जो है ना डायरेक्ट वार्निंग दे सकेंगे। और जैसे कि हमने UNDP की मदद से हमने रेडी गोट में लगाया है और उनको प्रैक्टिस भी करवाई है कि किस तरह सायरन बजेगा, और स्कूल के बच्चों ने दिखाया कि वो बाहर कैसे आएंगे। इसके अलावा रेड क्रॉस वालों का बहुत रोल था कि वो भी उन्होंने दिखाया कि बच्चों को कैसे मेडिकली ट्रीट किया जाएगा और ये फैसिलिटीज दी जाएंगी। तो कहने का मकसद है PDMA का बहुत बड़ा रोल रहा है और अच्छा रोल रहा है हर किस्म के डिजास्टर पे, क्योंकि हम लोग तो ट्रॉपिकल साइक्लोन और सुनामी दोनों की तैयारी की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारे क्योंकि कराची के बेल्ट के लिए खतरनाक है तो इसलिए हम वनरेबल है, पहले से इसकी तैयारी में हम लगे हुए हैं। और PDMA ने 14 सायरन का जो है टेंडर तकरीबन प्रोसेस में चल रहा है। सही। अच्छा अमीर साहब, मैं ये भी चाहूँगी कि आप उन लोगों के ऊपर भी रोशनी डालें जिनका कारोबार या जिनका रोज़गार जो है वो समंदर से मुंसलिक है, जो माहीगीर हैं या वो लोग जो माल बरदार जो बहरी जहाज़ होते हैं जिनका काम है, तो वो कैसे यकीनी बनाएं उनकी हिफाजत के लिए जो अथॉरिटीज़ हैं वो क्या कर रही हैं? और इस तरह का अगर कोई हादसा हो जाए तो क्या उनको मतलब इन्फॉर्म किस तरह से किया जाता है और कुछ ट्रेनिंग उनको दी जाती है इस हवाले से? बिल्कुल। देखिए हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जिसमें नेवी, आर्मी और सिविल डिफेंस और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, इसके अलावा मेरीन साइंसेस, जो मेरीन टाइम सिक्योरिटी और नेशनल जो है ओशनोग्राफी है, तमाम स्टेक होल्डर्स को हमने एक पेज पे लिया हुआ है। और हम उनसे कोशिश यही कर रहे हैं कि वो जो है उनको पिछले दिनों एक वर्कशॉप की है अवेयरनेस के हवाले से। तो जनरली जब भी हम उनको हमने क्या कहते हैं टास्क दिए हैं, जैसे अभी साइक्लोन का आपको रिसेंटली पता होगा, तो हम एक हफ्ता पहले से उनको अवेयर करना शुरू कर देते हैं। और
फोरम से भी हमारा गहरा ताल्लुक है। वो फिशर फोरम जो है वो हमारे एनजीओज के साथ जो है वो इन लिंक होती है, और वक्त गाहे बागाहे हम जो है उनको ट्रेनिंग्स देते रहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, किस एसओपी पे काम करना चाहिए। और मेरी जो रिक्वेस्ट है कि वो तमाम इदारे जो हैं अपनी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑपरेशन होता है कि जब ये वाकया हो जाए तो फिर क्या किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। सही सही। तो इसको अगर हम स्ट्रीम लाइन पे ले आए तो ज्यादा बेहतर है, और इसको डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए और एक कानून भी बनना चाहिए कि एवोक्यूएशन जो है, लोग अक्सर जो है जिनको हम वार्निंग देते हैं वो घर खाली नहीं करते। आपने ये देखा होगा फ्लड, हैवी रेन के दौरान और साइक्लोन के दौरान, जब समंदर के किनारे पे रहने वाले लोगों को, फिशरमैन्स को हम एवोकेशन कॉल करते हैं, तो उसके लिए भी कोई कानून भी मेरे ख्याल में पास होना चाहिए। सही, बिल्कुल आपने सही कहा। अमीर हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। अमीर हैदर साहब मौजूद थे जो कि आगाह कर रहे थे हमें सुनामी के ख़तरात के हवाले से और इसके बचाव के हवाले से, एहतियाती तदाबीर के हवाले से। अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह की जो कुदरती आफात हैं उससे कराची, पाकिस्तान महफूज है, और हमारी दुआ भी यही है कि महफूज रहे हमेशा। मज़ीद बात करेंगे, एक और मौजू को शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, और अब चलेंगे अपने अगले सेगमेंट कराची टैलेंट की जानिब, जहां हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाएंगे। आज एक ट्रेनर हैं, फ़िज़िकल ट्रेनर हैं, उसके अलावा जो है बॉडी बिल्डर हैं, मास्टर वॉकर हैं, और हैरत की बात यह है कि ये पैदल चलकर एक से एक रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। आपको बताएं कि उन्होंने अपना पहला रिकॉर्ड बनाया जिसमें उन्होंने कराची प्रेस क्लब से मीरपुर ख़ास प्रेस क्लब तक का सफ़र 230 किलोमीटर में तय किया। 6 दिन में उन्होंने ये सफ़र तय किया, और इसके बाद उन्होंने 2018 में ही कराची प्रेस क्लब से दादू प्रेस क्लब तक का सफ़र 333 किलोमीटर में 333 किलोमीटर का ये सफ़र 9 दिन में तय करके इन्होंने दूसरा नेशनल रिकॉर्ड कायम किया। और फिर तीसरा रिकॉर्ड इन्होंने ऐसे बनाया कि मुल्तान प्रेस क्लब से इस्लामाबाद दी चौक तक इन्होंने पैदल सफ़र किया, और ये जो सफ़र था वो 12 दिन में इन्होंने तय किया और एक जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो इनसे जानते हैं कि ये इतना पैदल कैसे चल लेते हैं, एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद हैं शादाब बलोच। कैसे हैं आप शादाब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। शादाब ये बताएं कि एक के बाद एक, और आप जो रिकॉर्ड्स बना रहे हैं वो भी पैदल चल के, तो इतना पैदल कैसे चल लेते हैं आप? नहीं, असल में ये है कि ये एक तो प्रैक्टिस भी थी इसकी, और फिर इसका एक शौक भी था, ताकि एक हेल्दी वॉक करके कहते लोगों को अच्छे एक हेल्दी मैसेज दिया जाए। तो उस चीज़ के लिए क्या बोलते हैं मैंने ये अपना स्टार्ट किया था, और इससे कि सिंध में कहते नेशनल रिकॉर्ड कोई भी नहीं था मैराथन का। जी जी, और जितने भी रिकॉर्ड थे सारे पंजाब के पास थे। हाँ। तो ये तीनों रिकॉर्ड मैंने पंजाब के ब्रेक किए और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिंध को गिफ्ट किया। सही। तो शादाब अगर ये पूछूं कि स्टार्ट कैसे किया आपने, ये तो आपने अभी बताया नेशनल आपने रिकॉर्ड बनाया, फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, आगे भी आपकी बहुत सारी प्लानिंग है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से किया? बॉडी बिल्डिंग से स्टार्ट किया या मास्टर वॉकर से ही आप? नहीं, एक्चुअली मैं शुरू से ही कहते बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में था। तकरीबन 16 ईयर मैंने बॉडी बिल्डिंग की है। अच्छा। उसके साथ साथ मैं दूसरी भी एक्टिविटी में था। हाँ। बट बॉडी बिल्डिंग में मुझे स्कोप नहीं नज़र आ रहा था कि मैं किस तरीके से अपने आप को आगे लेकर आऊँ। देन उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस मैराथन में स्टार्ट की, वॉकिंग में स्टार्ट की, रनिंग पे स्टार्ट की, और आस्ते आस्ते जब मैंने देखा कि हाँ इसमें मैं अच्छे मिस रिकॉर्ड्स वगैरह कर सकता हूँ, देन उसके बाद मैंने सिंध स्पोर्ट बोर्ड और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से अप्लाई किया कि मुझे कुछ रिकॉर्ड ब्रेक करने हैं। देन वहाँ से वो अप्रूव मिला मुझे, और उसके बाद मैंने फिर ये स्टार्ट किया। सही। अच्छा शादाब, ये मुझे बताइए कि आप जब स्टार्ट करते हैं अपने वॉक का, तो एक प्रेस क्लब से दूसरे प्रेस क्लब पे, इसकी क्या लॉजिक है? एक्चुअली ये है कि एक वो ऐसी जगह है प्रेस क्लब जहाँ पे हमें मीडिया कवरेज मिलती है। अच्छा। और वहाँ से एक अच्छा मैसेज जाता है वर्ल्ड में से कि प्रेस क्लब के बाहर कोई भी एक्टिविटी होती है वो वर्ल्ड वाइज होती है। तो यहाँ से वहाँ तक जाने का एक हेल्दी मैसेज भी दिया जाता है, एक पीस का मैसेज भी दिया जाता है, और यूथ के पास भी एक मैसेज जाता है, और हमें वहाँ से यह है कि कवरेज मिलता है। बाकी आप देख रहे हैं ना कि ज़्यादातर जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं उनको इतना फोकस नहीं है पाकिस्तान में, क्रिकेट पे है, दूसरी चीज़ पे, तो इसीलिए हम इस चीज़ को लेके चलते हैं प्रेस क्लब टू प्रेस क्लब।
सही। तो जब आपने ये पैदल चलने का सफ़र किया और एक प्रेस क्लब से या एक जगह से आप दूसरी जगह गए, तो क्या रोका नहीं घर वालों ने कि क्या करने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? नहीं, पहले तो लाजमी बात है मेंटली तौर पे सबको रेडी किया, फैमिली को, जितने दोस्त वगैरह थे उन सबको, फिर उसको चीज़ करके दिखाई उन्हें कि ये चीज़ अभी करने के लायक हो चुका हूँ। अगर आप परमिशन दे रहे हैं, आप लोग साथ दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारे पास ये रिकॉर्ड आएगा। तो बट फैमिली ने तो बहुत सपोर्ट किया, अभी भी कर रही है, स्टार्ट में भी उन्होंने किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके सपोर्ट से, दोस्तों की सपोर्ट से ये जितने भी अचीवमेंट है सब फैमिली सपोर्ट और दोस्तों की सपोर्ट से है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, आपकी सपोर्ट जब आपकी फैमिली और आपके जो फ्रेंड्स हैं, तो आपकी मोटिवेशन और बढ़ जाती है। वही मोटिवेट करते हैं, वही सपोर्ट करते हैं, तो उससे लगता है कि मैं अभी अकेला नहीं हूँ। जब आप चल भी रहे होते, रनिंग भी कर रहे हो, तो ऐसा लगता है कि पूरी फैमिली आपके साथ है। सही हर सही, पल नहीं, उनके ये मैसेज ऐसा है। होता है। अच्छा शादाब, ये बताइए कि आपने जब आप यहाँ से मीरपुर खास गए, फिर आप दादू भी गए, फिर आपने इस्लामाबाद डी चौक तक आप गए, तो सबसे मुश्किल सफ़र कौन सा लगा आपको इनमें से? या सारे मुश्किल थे? नहीं, जो पहला सफ़र होता है ना वही मुश्किल होता है, और वाकई में ये मुश्किल था, इसलिए कि हमने अपने शहर कराची में ही सारी प्रैक्टिस की, वॉक किया इतने पर डे के हिसाब से। बट जब ट्रेवलिंग के लिए बाहर निकले तो फिर वहाँ का एक नया माहौल था, नए रोड थे, और उस चीज़ को लेके थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था। फिर डर भी लग रहा था कि रास्ते में जानवर वगैरह इस चीज़ से। टीम तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ होती, जो फोकस भी करती है और सपोर्ट में भी होती है, डॉक्टर भी रखते हैं हम अपने साथ, ऐसा नहीं है, पूरी टीम कंप्लीट होती है। बट नया माहौल था, तो उस वजह से फर्स्ट वॉक के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट लगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड और थर्ड तो बहुत ईजी था। थर्ड तो जितना बड़ा टारगेट था उतना ही मुझे इजी लगा। और थर्ड वाले में ही आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड हाँ, वही वर्ल्ड रिकॉर्ड था 555 किलोमीटर का, बट वो बहुत इजी लेके मैंने किया, और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आराम से हो गया वो। सही। तो शादाब, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और कौन से आप वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने वाले हैं, उस हवाले से बताइए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपकमिंग का इवेंट है, बट वो थोड़ा सा उसमें मैं अनाउंस नहीं कर सकता हूँ डेट का, बट इंशाल्लाह है। वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का है मेरा। अच्छा। हाँ, गिनीज की तैयारी में हम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द कौम को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कर देंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद एक और रिकॉर्ड है मेरा, वो इंटरनेशनल है, वो पाकिस्तान में नहीं है, वो इंटरनेशनल है। तो इंशाल्लाह ताला वो 4 डिजिट के ऊपर है वॉक, तो इंशाल्लाह ताला वो इंटरनेशनल, उसका भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हम करने जा रहे हैं। सही। अच्छा, ये बताइए शादाब, आप वॉक के हवाले से, क्योंकि आप मास्टर वॉकर हैं, तो आप इसी के सारे रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। इसके अलावा जैसे आप बॉडी बिल्डर भी हैं, आप ट्रेनर भी हैं, तो उसमें नहीं सोचा आपने किसी ऐसे चैम्पियनशिप या मतलब इस तरह के पार्टिसिपेट करने के हवाले से? नहीं, उसमें बॉडी बिल्डिंग में ये है कि कुछ फैमिली रीज़न से फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, इससे कि उसमें आप देख रहे हैं ड्रेसिंग वगैरह का कुछ इशू आता है बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो कपड़े वगैरह आपको रिमूव करने होते हैं अपर बॉडी के, तो फैमिली ने कहा कि आप इस चीज़ में ना जाएं, ये इसमें हम आपको नहीं देखना चाहते हैं, आप इस चीज़ में आ जाएं। इंजरीज के चांसेस भी ज़्यादा, और काफ़ी, और असल में यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग को तो कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट नहीं किया जा रहा। तो फिर भी ये है कि स्पोर्ट्स ये वर्ल्ड वाइड है, और मैराथन को एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मदर ऑफ स्पोर्ट है। ये मदर ऑफ स्पोर्ट का, इतने लोग इसमें नहीं है, मतलब इस चीज़, और यहाँ पे इतना नहीं, तो इसको हम फेमस करना चाह रहे हैं, इस वजह से मैंने सिर्फ फोकस इसी पे रखा है, मैराथन पे। सही। अच्छा शादाब, फिटनेस के हवाले से बताएं, किस तरह की डाइट लेते हैं, कि क्या खाते हैं, इतने दूर चलना, इतना लंबा सफ़र करना, तो रास्ते में क्या चीज़ें रखते हैं अपने साथ कि आपकी एनर्जी लेवल मेंटेन रहे? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। असल में ये है कि मेरी डाइट डिफरेंट है आम लोगों से, जब मैं वॉक पे होता हूँ। वैसे तो नॉर्मल डे में मैं हर चीज़ यूज़ कर लेता हूँ, वो भी एक इत्तेदाल से, बट जब मैं वॉक पे होता हूँ वहाँ पे मैं सिर्फ 2 चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल है, एक प्रोटीन का, एक कार्ब का। देन उसके अलावा मैं कोई भी चीज़, बाकी लिक्विड एनर्जी ड्रिंक वगैरह हम यूज़ करते हैं। सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं? ना, कोई फूड सप्लीमेंट कुछ नहीं, सब ऑर्गेनिक नेचुरल चीज़ पे हूँ मैं। प्रोटीन भी नेचुरल है हमारा, और जो कार्ब है वो चावल से हम कार्ब ले लेते हैं, और उसके लिए बाकी बॉयल एग वगैरह और चिकन लेते हैं। तो ये मेरी जो वॉक के दौरान होती है, ये डाइट होती है नॉर्मली। बाकी टीम तो अपना नेचुरल जो भी उन्होंने खाना होता है वो डाइट ले रहे होते हैं। सही। अच्छा शादाब, वो लोग जो कि इसमें आना चाहते हैं और इस तरह के रैकेट्स बनाना चाहते हैं, क्या स्टेप पहला लेना चाहिए वॉकिंग से रनिंग, क्या आप उनको सजेस्ट करना चाहेंगे? बस मैं तो कहूँगा मोस्ट वेलकम, अच्छी बात है। मैं तो अकेला चला था, मैं चाहता हूँ पूरा कारवां मेरे साथ चले, और अच्छी चीज़ है। तो इसके लिए सिंपल सी बात यह है कि स्टार्ट लें आप, 1 किलोमीटर से लें, 2 किलोमीटर से लें, बट स्टेप लें। जब आप देखें कि आप 2 किलोमीटर के लायक हो गए, तो फिर 3,
फिर जब आप 5-6 किलोमीटर तक आ जाते हैं तो वैसे ही आप में इतना स्टेमिना हो जाता है कि आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर ईजी करते हैं। बट ये है कि स्टार्ट लें। और जिनका वेट जिन्होंने कम करना है मैं उन्हें भी एक मशवरा दे दूं कि आप कोई मेडिसन कोई चीज़ यूज़ ना करें, आप एक हेल्दी वॉक करें। इंशाल्लाह ताला आपको जिम जाने की भी नीड नहीं होगी, वैसे ही आप अपना वेट लूज़ कर लेंगे। हेल्दी आप वॉक करते रहें इंशाल्लाह ताला। और वॉक तो मेरे ख्याल से सभी को करनी बिल्कुल चाहिए। बेहतरीन चीज़ है जी। वॉक, बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा शादाब, ये मुझे बताइए कि आपने माशाल्लाह नेशनल रिकॉर्ड्स बनाए, फिर आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, आगे भी आप कह रहे हैं कि गिनीज बुक में आपकी कोशिश जारी है कि उसमें नाम आए आपका। तो आपको किसी की सपोर्ट मिली, कोई ऐसी NGO या जो स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर करते हैं, क्लब्स हैं ऐसे, उनकी जानिब से या हुकूमती सतह पर कोई सपोर्ट आपको इस तरह की मिली? नहीं, देखें स्ट्रगल तो बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे यहाँ पे। और नया स्पोर्ट अगर आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जैसे मैराथन, यहाँ तो लोगों को स्पेलिंग नहीं आती मैराथन की। मैं कहता हूँ मैराथन, तो ये सोचते हैं मैराथन किस तरीके से लिखें इनको, तो स्पेलिंग भी मुझे बतानी पड़ती है। तो नया स्पोर्ट है तो स्ट्रगल है। बाकी सपोर्ट की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे तमाम चैनल्स वगैरह हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लोगों को पता चलता है कि ये मैराथन है, तो मैं बहुत मशकूर हूँ तमाम चैनल्स का, बिलखुसूस आपका भी। तो इस तरीके से बाकी हम जितने भी ब्रांड्स हैं, कंपनीज हैं, हम उनसे मैं खुद डायरेक्ट मीटिंग करता हूँ और उनसे बताता हूँ कि भाई ऐसा है, आप मुझे स्पॉन्सर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो इन्हीं के थ्रू चल रहा है। कुछ मुझे स्पॉन्सर दुबई से मिले हैं, अच्छा, इसके लिए गिनीज के लिए, तो दुबई से भी कुछ हैं, वो उन्होंने स्पॉन्सर किया है। बाकी सिंध लेवल पे तो फिर ये है क्या बोलेंगे तो बोलता है, इसीलिए नहीं आप माशाल्लाह जो काम कर रहे हैं और देखने वाले जो हैं वो फिर आपका काम बोलता है, और हमारी दुआ भी है कि आप इसी तरह जो है रैकेट पे रैकेट बनाते। शुक्रिया शादाब बलोच, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए।